अयोध्या से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी ज्यादातर अपने मन की बात, दिल के भाव, अपने इमोशंस व्यक्त करने से बचते हैं। मोदी ने इस बार अपने भक्ति भाव, अपना इमोशन देश को बता दिया है। उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल चिट्ठी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लिखी है। उसमें शब्दशः लिखा है, मैं अयोध्या अपने मन में लेकर लौटा हूं। मोदी ने खुद लिखा, अयोध्या इस वक्त मेरे साथ ही चल रही है। अयोध्या कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। ये राम यात्रा चुनाव यात्रा में तब्दील हो चुकी है। राम मंदिर के बाहर हजार नहीं बल्कि लाखों लोगों का सैलाब है और ये सैलाब राम लहर लेकर आ रहा है। ये राम लहर मोदी के विरोधियों को डरा रही है और मोदी को 400 के बहुत करीब ला रही है। तस्वीरों से समझिए और देश के वोटर का मूड बताने वाली ये रिपोर्ट देखिए। क्या प्रो राम लहर अयोध्या के सरयू घाट से रामेश्वरम के सागर तक जा रही है? क्या मोदी को 450 सीटें आ रही हैं? क्या अब यह तय हो चुका है कि जो प्रो हिंदू साउंड करेगा 24 में उसी को बम्पर वोट मिलेगा? क्या अब यह कंफर्म हो चुका है कि जो एंटी हिंदू बातें करेगा वो दिल्ली कभी वापस नहीं लौटेगा? 24 में राम लहर प्लस मोदी लहर, क्या यही होगा डिसाइडिंग फैक्टर? क्या मोदी के ही वोट बढ़ेंगे, विरोधी बहुत ज्यादा घटेंगे? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, मोदी का धार्मिक अनुष्ठान हो गया। 2024 के चुनावी अनुष्ठान में क्या होगा? मोदी के लिए अयोध्या का राम मंदिर 24 के चुनाव में क्या वाकई में पॉलिटिकल गेम चेंजर है, या फिर अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्राइक रेट के लिहाज से बहुत बड़ा डेंजर है? अगर हां, तो वो डेंजर क्या है? राम लहर के बावजूद नरेंद्र मोदी के लिए वो डेंजर उन 200 सीटों पर है जहां पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एक बार भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। कौन सी है वो 200 सीटें? इन्हीं सीटों में तमिलनाडु के 39, पुडुचेरी की 1, केरल की 20 और आंध्र प्रदेश की 25 यानी दक्षिण भारत की टोटल 85 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का स्कोर इस वक्त भी 0 है। यानी इन 200 सीटों पर हार का मतलब होगा 400 प्लस का सपना टूटना। तो क्या सच में मोदी का 4 सेंचुरी वाला ख्वाब टूट रहा है, या राम लहर ने बड़ा असर दिखाया है? और क्या मोदी के फेवर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पासा पलट चुका है? फुल डेटा एनालिसिस के साथ आज इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और इस सियासी मिस्ट्री का जवाब अयोध्या से होकर ही गुजरता है। एक एक सीट की डिटेल आगे देंगे। चौबीस के चुनाव से ठीक पहले एक ट्रेंड साफ साफ दिख रहा है। अब यह फाइट प्रो हिंदू, प्रो राम मंदिर वर्सेस एंटी हिंदू, एंटी राम मंदिर होने वाली है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में यही पैटर्न दिखने वाला है। यानी एक तरफ हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक सनातन के लिए मैराथन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं में ही बंटवारा कर चुकी है। सनातन हिंदू वर्सेस बीजेपी के हिंदू वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। राहुल जी, कल अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहां पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास, कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। राहुल रामलला के घर नहीं पहुंचे, अयोध्या से दूर असम में बीच सड़क पर कीर्तन करने बैठ गए। राहुल ने खुद को कट्टर हिंदू दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुओं का बंटवारा कर
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निष्ठा न दिखाकर सेल्फ गोल कर लिया। इस देश में दो तरह के हिंदू हो गए, एक बीजेपी हिंदू और एक बाकी देश के सनातनी हिंदू है। बीजेपी हिंदू क्या है कि अगर हमको मंदिर जाना, जैसे शंकरदेव भगवान के मंदिर में जाने का जो प्रोग्राम था उसको रोक रहे हैं। अगर कल हम राहुल जी आते हैं जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जाने के जो इच्छा प्रकट करते हैं, अगर कोई रोकेगा तो इसका क्या मतलब है? गुंडाई है ना। अगर हमको मंदिर में घुसने के लिए भी हमारा कौन सा धर्म है? तो देश में दो तरह के हिंदू है। दूसरी तरफ हिंदू जो है, जो भारत के 99% है, जो सब धर्म को सम्मान देते हैं। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया, जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अयोध्या जाने से इनकार किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी का पॉलिटिकल स्टंट बताया, मोदी का इवेंट बताया। मगर देख लीजिए कांग्रेस ने पोस्टर क्या लगाया। खड़गे की तस्वीर चिपकाई, राहुल की फोटो लगाई, कमलनाथ, दिग्विजय, राजीव गांधी सबकी फोटो लगाई और खबर क्या फैलाई? खबर फैलाई राजीव गांधी का सपना हुआ साकार, राम मंदिर ने लिया आकार। कांग्रेस की यह पूरी कवायद प्रो हिंदू दिखने की है, राम राम करके 24 में वोट बटोरने की है। सवाल है जिस पार्टी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए वो आज राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रही है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। आज की तारीख में बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी भारत में प्रो मुस्लिम बनकर चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन अगर वो एंटी हिंदू है तो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकती। कांग्रेस भूल सुधार करने की नाकाम कोशिश कर रही है, मगर इंडी अलायंस में शामिल दीदी ने बीजेपी को टारगेट करते करते हिंदुओं के लिए एक ऐसी शब्दावली प्रयोग कर दी जो 2024 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर साबित हो सकती है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। सोचिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री अयोध्या में यह कह रहे थे कि यह हमारे विजय का नहीं विनय का दिन है, उस वक्त ममता बनर्जी काफिर शब्द का प्रयोग कर रही थी। एक धर्म विशेष को खुश करके दूसरे के खिलाफ भड़काने वाली बातें कह रही थी। बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। 16 बार लड़ना, 10 बार मौत, 7 बार जलता रहा, 5 बार युद्ध, 4 बार खून, 3 बार हत्या, 3 बार आग जला देंगे, 2 बार देश के टुकड़े, दंगा फसाद, दुश्मन, लाश, बाबरी मस्जिद, एनआरसी, 1 बार कम्युनल दंगा, खून की बारिश और बंटवारा। बीजेपी ने तो अब ममता की पूरी डिक्शनरी जारी कर दी है। बीजेपी कह रही है जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही सृष्टि दिखती है। बंगाल में नंबर 2 की पार्टी रहने वाली बीजेपी अब इसी पोस्टर के सहारे 24 में नंबर 1 बनना चाह रही है। याद कीजिए, अमित शाह ने कहा था 24 में बंगाल से 35 सीट, यानी 2019 से डबल सीट, और इस मिशन के लिए यह पोस्टर बीजेपी के काम आएगा। और यह भी तय है कि इंडी अलायंस के एंटी हिंदू माइंडसेट को 24 के चुनाव से पहले बीजेपी अब हर हिंदू के घर लेकर जाएगी। हर सनातनी को बताएगी कौन प्रो हिंदू है, कौन एंटी हिंदू है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक भारत के 39 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का मानना है कि एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। 2019 के चुनाव में करीब 19 करोड़ हिंदुओं की भी यही राय है और इन सब ने बीजेपी को वोट दिया था। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, 2019 में बीजेपी को करीब 23 करोड़ वोट मिले थे। इन 23 करोड़ में से लगभग 20 करोड़ ऐसे हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था जो सच्चा भारतीय होने के लिए खुद को हिंदू होना अनिवार्य मानते हैं। 19 की बात हो गई, अब 24 की बात करते हैं, क्योंकि अब तो मोदी लहर के साथ साथ
राम लहर भी है। ये राम लहर 24 को कैसे इंपैक्ट करेगी, इसे भी एक सर्वे से समझिए। मध्य भारत के 27% हिंदू खुद को प्रभु राम के करीब मानते हैं। उत्तर भारत के 20%, पूर्वी भारत के 15%, पश्चिमी भारत के 12% और दक्षिण भारत के 13% हिंदू अपने आप को प्रभु श्री राम के सबसे करीब पाते हैं। तो क्या ये सारे राम भक्त हिंदू 24 में मोदी के वोट की गारंटी हैं? जवाब है हां। प्यू रिसर्च के सर्वे का डेटा कहता है कि भारत के 64% हिंदुओं के लिए सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। और अगर इस आंकड़े को रीजन वाइज देखें तो उत्तर भारत में 69%, मध्य भारत में 83%, पूर्वी भारत में 65%, पश्चिमी भारत में 61% और दक्षिण भारत में ऐसे 42% हिंदू हैं। नोट करने वाली बात यह है कि यह सर्वे 4 साल पहले किया गया था, मगर आज की तारीख में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नंबर्स और ज्यादा बढ़ेंगे। मोदी के हिंदू वोटर्स भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। 19 में अगर 20 करोड़ हिंदू मोदी के साथ थे तो 24 में आंकड़ा 25 करोड़ को भी पार कर सकता है। और इसके लिए मोदी का खास फोकस दक्षिण भारत पर है। प्रधानमंत्री तो ये काम जनवरी के पहले हफ्ते से ही शुरू कर चुके हैं। राहुल को देश के कोने कोने में राम लहर भले न दिखे, मगर सच तो यह है कि इस वक्त राम लहर भी चल रही है और मोदी लहर भी अपने पीक पर है। प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है। उसका एक पॉलिटिकल मतलब ये भी है, ये मोदी का ही समय है और मोदी की पार्टी सही समय में सही स्थान पर है। वो स्थान है दक्षिण भारत। 16 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक मोदी ने दक्षिण के 3 राज्य यानी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु खंगाल डाले हैं। दक्षिण भारत में मोदी जिन जिन लोकेशंस पर गए उन सभी जगहों का प्रभु श्री राम से डायरेक्ट कनेक्शन है। मोदी उसी रामलला वाले सेंटिमेंट का एक्सपेरिमेंट 24 के चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत में करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, इसे आंकड़ों से भी समझिए। इन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों को मिला दिया जाए तो कुल सीटों की संख्या हो जाती है 84। एक लोकसभा सीट पुडुचेरी की भी है। तमिलनाडु में 19 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0 था। वोट शेयर 3.7% के साथ सिंगल डिजिट में था। आंध्र में भी बीजेपी सिर्फ 1% वोट हासिल कर पाई। स्ट्राइक रेट 0 ही रहा। रही बात केरल की, तो यहाँ वोट शेयर 13% जरूर था, मगर स्ट्राइक रेट यहाँ भी 0 ही था। यानी अगर 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें माइनस कर देते हैं तो 459 सीटें बचती हैं। और मोदी को पता है कि अगर 2024 में भी साउथ के 3 बड़े राज्य 0 रह गए तो 400 प्लस का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को बाकी राज्यों से 90% के स्ट्राइक रेट के साथ जीतना होगा, जो करीब करीब नामुमकिन है। मोदी ने इसीलिए 24 के पहले हफ्ते से ही साउथ पर स्पेशल फोकस करके रखा है। उन्हें भरोसा है कि दक्षिण में प्रभु श्री राम बीजेपी के नैया पार कराएंगे। इसके लिए मोदी श्रीरंगम के विष्णु मंदिर गए। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम गए, जहां कोई दूसरा पीएम नहीं गया। आंध्र से लेकर केरल तक मोदी ने यही पैटर्न फॉलो किया। और ऐसा करके मोदी ने दक्षिण भारत के वोटर्स को क्लियर मैसेज दिया कि राम मंदिर सिर्फ उत्तर भारत के भक्तों के लिए नहीं है, राम दक्षिण के भी हैं, राम सबके हैं। और इसका इंपैक्ट 24 में दिख सकता है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने एक और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी है। उनके मुताबिक डीएमके चाहेगी कि दक्षिण में बीजेपी आगे बढ़े, क्योंकि उसे लगता है कि बीजेपी को जितने भी वोट मिलेंगे वो एआईएडीएमके वाले ही होंगे। इससे डीएमके की राह आसान हो जाएगी। मगर यहां डीएमके भूल करती दिख रही है, क्योंकि इसी तरह की भूल समाजवादियों ने नॉर्थ में की थी। उन्हें लगा कि उत्तर भारत में बीजेपी ग्रो करेगी तो कांग्रेस का वोट खा जाएगी और समाजवादी पार्टी चुनाव के वक्त बीजेपी को मैनेज कर लेंगे।